मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले टर्न पर हमने एल्गी की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करी और तत्पश्चात हमने शैवालों में सुकाय संगठन यानी थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करी कि इसमें कितनी तरह के थैलस पाए जाते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो है शैवालों में जनन की यानी रिप्रोडक्शन इन एल्गी। शैवालों में जो जनन है वो निम्नलिखित 3 विधियों से होता है। पहला कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन में पौधे के या थैलस के किसी भी कायिक भाग से जो प्लांट बनता है या नया पादप बनता है तो वह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। अलैंगिक जनन में डिफरेंट प्रकार के स्पोर्स बनते हैं और इसमें सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लैंगिक जनन में डेफिनेट मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट से फर्टिलाइजेशन और फिर नया पादप बनता है। शैवालों में तीनों ही प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शैवालों में कायिक जनन की। कायिक जनन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन की वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं जिसमें पादप काय का एक भाग टूटकर अलग हो जाता है तथा टूटे भाग के प्रोटोप्लास्ट में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता और ये नया पादप काय में विकसित हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी पादप अंग के टूटने से टुकड़े से नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है या नया प्लांट बन जाता है, न्यू प्लांट फॉर्मेशन हो जाती है। जो सबसे पहले ये जो कायिक जनन है वो व्यापक रूप से शैवालों में पाया जाता है और ये निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। सबसे पहला जो कायिक जनन का विधि है वो है कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा। ये सरलतम विधि है तथा इसमें एक कोशिकीय यानी जो सिंगल सेल्ड नील हरित शैवाल हैं और डेस्मिड्स हैं उनमें सामान्य रूप से ये पाया जाता है। इस प्रक्रिया में एक कोशिकीय शैवाल समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति कोशिका बनाते हैं यानी एक सेल में सिंपल माइटोसिस से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं। विभाजन से पूर्व कोशिका के मध्य भाग में एक गहरा संकीर्णन उत्पन्न हो जाता है और धीरे धीरे कोशिका के अंदर की ओर बढ़ता है और अंततः कोशिका को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। प्रत्येक संतति कोशिका आकार में वृद्धि करके स्वतंत्र पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। अगर हम इसका चित्र बनाएं तो इस तरह से बनाएंगे कि ये सिंगल सेल है, इसमें सेल के बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप होता है और अंततः ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है यानी समसूत्री विभाजन द्वारा एक सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं। ये है कोशिका विभाजन सिंपल या विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में फिजन भी कहते हैं। जो दूसरी विधि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की वो है खंडन द्वारा यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा। तंतुल शैवाल जो होते हैं यानी जो फिलामेंटस शैवाल हैं, तंतुनुमा जो शैवाल हैं, उदाहरण स्वरूप यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, जिग्नेमा, इडोगोनियम आदि में तंतु अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। अगर हम इसका चित्र जैसे बात करें तो यानी यूलोथ्रिक्स का इस तरह से फ्रेगमेंट होता है, इसका एक टुकड़ा टूट के नया पादप बना लेगा, दूसरा टुकड़ा टूट के नया पादप बना लेगा। तो यानी जो तंतुल शैवाल हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों से नया पादप का जन्म ले लेता है। तो ये कहलाता है फ्रेगमेंटेशन द्वारा यानी कि जो फिलामेंट है उसके खंडों में टूटने से नया पादप बन जाता है। खंडन यांत्रिक दबाव से हो सकता है या किसी अंतर्वेशी कोशिका के नष्ट होने से हो सकता है या आसन्न कोशिका यानी पास पास की कोशिकाओं के स्फीति दबाव में अंतर से हो सकता है। नील हरित शैवालों के जो कॉलोनियल रूप हैं वो
उनका प्रवर्धन बड़ी कॉलोनी के खंडन से होता है। यानी जैसे हमने वॉल्वॉक्स बात करी थी, वॉल्वॉक्स में इस तरह से कॉलोनी बनती है, तो ये बड़ी कॉलोनी है और इसके टूटने से छोटी कॉलोनी का विकास हो जाता है। तो बड़ी कॉलोनियल फॉर्म्स हैं वो भी खंडों में टूटकर नई डॉटर कॉलोनीज बना लेती है। जो तीसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वो है हार्मोगोन द्वारा। नीलहरित शैवालों के जो तंतुल प्ररूप हैं उनमें कायिक जनन एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा होता है जिसे हार्मोगोन कहते हैं। चित्र स्वरूप मैं नॉस्टॉक का डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ नॉस्टॉक का इस तरह से गोल गोल सेल्स होती हैं। अब इन गोल गोल सेल्स में जो बीच में है हिट्रोसिस्ट कोशिकाएं हैं, विशिष्ट कोशिकाएं, इनके यहाँ से ये फ्रेगमेंट टूटता है और ये टुकड़ा अलग होकर नया पादपकाय बना लेता है, नया फिलामेंट बना लेता है। तो इस तरह से इस टुकड़े को हम हार्मोगोन कहेंगे, ये टुकड़ा हार्मोगोन कहलाएगा। तो हार्मोगोन क्या है? जो प्रतिकूल परिस्थितियों में शैवाल जो है या शैवाल तंतु या ट्राइकोम छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है, इस छोटे खंड को हम हार्मोगोन कहते हैं। और हार्मोगोन की कोशिकाएं एक समान होती है। ट्राइकोम का हार्मोगोन में खंडन हिट्रोसिस्ट अथवा पृथककारी डिस्क के निर्माण से या उसके इंटरकैलोरी सेल के नष्ट होने के कारण होता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक हार्मोगोन कोशिका विभाजन से नए ट्राइकोम का निर्माण करती है। ये नॉस्टॉक में देखा गया है, जो अभी मैंने चित्र द्वारा बताया था। ऑसिलेटोरिया आदि में भी नीलहरित शैवालों में हार्मोगोनिया जो हैं वो सामान्य रूप से बनते हैं। जो चौथे प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो है अपस्थानिक शाखाओं के निर्माण से। शैवालों के कुछ जो बड़े रूप हैं या बड़े थैलस हैं उसमें अपस्थानिक शाखाएं यानी एडवेंटिटियस ब्रांचेस का निर्माण होता है। ये शाखाएं जनक थैलस से पृथक हो जाती हैं और पृथक होकर नए पौधे का विकास कर लेती हैं। एग्जाम्पल फ्यूकस, एल्गी का नाम है, डिक्टियोटा या कारा। इसमें इस तरह की एडवेंटिटियस ब्रांचेस द्वारा रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा गया है। पांचवें प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन, वो है कंद द्वारा। जो कारा के मूलाभास हैं यानी कारा के राइजोइड्स हैं, अगर हम कारा का डायग्राम बनाएं इस तरह से, यहाँ मैं ऊपर चित्र बनाती हूँ। कारा का जो डायग्राम है वो इस तरह से है। तो यहाँ पर ये लंबा फिलामेंट होता है और नीचे जो हैं वो हैं इसके मूलाभास यानी राइजोइड्स। अब इन राइजोइड्स मूलाभास जो हैं उनके स्थान यानी उनके पास जो पर्वसंधियाँ हैं स्टार्च व अन्य भोज्य पदार्थों के संचय से कंद के समान संरचनाएं बनाते हैं। यानी जो मूलाभास है वहाँ पर इस तरह से ट्यूबर लाइक संरचना या कंद लाइक संरचना बन जाएगी और इस कंद या ट्यूबर के पृथक होने से नए पौधे का निर्माण होता है। तो यानी ट्यूबर फॉर्मेशन भी एक कायिक जनन की विधि है जो कि कारा में देखा गया है। छठा और अंतिम जो है वो है मुकुलन द्वारा या बडिंग द्वारा। प्रोटोसाइफन ये प्रिमिटिव एल्गी है, इसमें कायिक प्रवर्धन मुकुलन द्वारा होता है और अधिकांशतः ये जो मुकुलन है वो यूनिसेलुलर शैवालों में कॉमनली देखा गया है। उदाहरण स्वरूप ये सिंगल एक यूनिसेलुलर एल्गी है और इसमें यहाँ ये छोटा बड बना वेसिकल नुमा स्ट्रक्चर और ये बड फिर पृथक हो जाता है और ये नया पादपकाय बना लेता है। तो इस तरह से एक सिंगल सेल के टिप पर नई वेसिकल नुमा स्ट्रक्चर बनता है जिसे बड कहते हैं और अंततः ये बड मेन सेल से सेपरेट होकर नया पादपकाय बना लेता है। तो ये विधि है मुकुलन द्वारा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने कुल 6 विधियां देखी। सिंपल पहला है कोशिका विभाजन द्वारा, फर्स्ट कोशिका विभाजन, और सेकंड है खंडन द्वारा यानी खंडों के टूटने से, तीसरा है हार्मोगोन द्वारा यानी इसमें
फिलामेंटस तंतुओं में छोटे छोटे खंडों में फिलामेंट टूट जाता है और ये जो छोटा खंड है या छोटा टुकड़ा है वो हार्मोगोन कहलाता है और ये हार्मोगोन पृथक होकर नए थैलस का निर्माण करता है। चौथा जो है फोर्थ था अपस्थानिक जड़ों के द्वारा, जो कि हमने कारा में देखा है, यानी कारा के अंदर या जो डिक्टियोटा है उदाहरण स्वरूप, इसमें इस तरह की एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन जाती हैं। पांचवा जो है वो है कंद द्वारा, ट्यूबर द्वारा, जो हमने बताया कि कारा की जड़ों में या मूलाभासों में कंद बन जाते हैं, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे आलू होता है, आलू को हम ट्यूबर कहते हैं। तो इस तरह की संरचना बन जाती है जिसमें कि स्टार्च और अन्य भोज्य पदार्थ स्टोर्ड होता है और ये जो कंद है वो पृथक होकर नए पादप का निर्माण करता है, नए थैलस का निर्माण करता है। और जो छठा था वो था मुकुलन द्वारा, यानी सिंपल सेल के ऊपर एक छोटी सी टिप बनेगी जिसे हम वेसिकल नुमा स्ट्रक्चर है उसको हम बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं, और ये मुकुल टूटकर नए प्लांट की ग्रोथ करता है या नया प्लांट बनाता है या नए प्लांट बनाने की क्षमता रखता है। अब हम आते हैं दूसरे प्रकार के रिप्रोडक्शन पर, अलैंगिक जनन। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, इसमें जो लैंगिक अंग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। शैवालों में अलैंगिक जनन विविध प्रकार के गतिशील अथवा अचल बीजाणुओं द्वारा होता है। तो प्रमुख विशेषता ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्न प्रकार के चल और अचल बीजाणु बनते हैं। अलैंगिक जनन में प्रोटोप्लास्ट का पुनर्यूजन होता है और इस प्रकार के जनन में विशिष्ट प्रकार से विभेदित कोशिकाएं निर्मित होती हैं जो बिना संयोजित हुए एक नवीन पादप को जन्म देने में सक्षम होती है। यानी इनमें संयोजन नहीं होता, इनमें मतलब फर्टिलाइजेशन या फ्यूज़न नहीं होता, और ये जो स्पोर है ये ही क्षमता रखता है नया पादप को जन्म देने में। संरचना व कार्य के आधार पर शैवालों में निम्न बीजाणु देखे गए हैं। पहला है चल बीजाणु। चल यानी जिसमें मूवमेंट हो, तो मूवमेंट किस में होगा? जिसमें कि कशाभिकाएँ होंगी, यानी जो कि फ्लैजिलेटेड होंगे। तो ये गतिशील नग्न कशाभिक तथा प्लास्टिड युक्त बीजाणु हैं। चल बीजाणु द्विकशाभिक हो सकते हैं एक्टोकार्पस में, चतुष्काभिक यूलोथ्रिक्स के गुरु बीजाणु, अथवा बहुकशाभिक इडोगोनियम वॉकेरिया में होते हैं। यानी कि कुछ शैवालों में ये 2 फ्लैजिला होते हैं, कुछ में ये 4 फ्लैजिला पाए जाते हैं और कुछ में बहुकशाभिक जो है इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जा सकती है। तो यानी चल बीजाणु जो है उनमें फ्लैजिला उपस्थित होता है जिनकी संख्या 2, 4 या असंख्य हो सकती है। जो चल बीजाणु हैं वो चल बीजाणु धानी में बनते हैं और इनका निर्माण प्राय रात्रि में होता है तथा प्रातःकाल में ये मातृ कोशिका की भित्ति के फटने से मुक्त हो जाते हैं। यानी ये जो चल बीजाणु हैं वो एक स्पोरेंजियम में बनते हैं और सुबह इसकी भित्ति फटने से ये सारे बाहर आ जाएंगे और प्रत्येक जो है वो जर्मिनेट करके अंकुरित होकर नए थैलस का निर्माण करता है। चल बीजाणु जो है अगुणित या द्विगुणित दोनों हो सकते हैं, यानी कि हैप्लॉइड यानी कि N और डिप्लॉइड यानी कि 2N हो सकते हैं। जो दूसरे प्रकार के बीजाणु हैं वो हैं अचल बीजाणु। जैसा कि नाम से ही इंगित हो रहा है, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ये इनमें मूवमेंट नहीं होता और मूवमेंट नहीं होने के कारण इन्हें अचल बीजाणु कहा जाता है। यानी ये अगतिशील बीजाणु हैं तथा कुछ स्थलीय शैवालों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। अचल बीजाणु जैसा कि इनमें मूवमेंट नहीं है अर्थात इनमें फ्लैजिला का अभाव है, तो ऐसे बीजाणु हमेशा जो स्थलीय शैवाल हैं उनमें मिलेंगे, और जो चल बीजाणु हैं चूँकि फ्लैजिला उपस्थित है तो ये एक्वेटिक या जलीय कंडीशंस में पाई जाएंगी। तो यानी चल बीजाणु एक्वेटिक एल्गी में और अचल बीजाणु जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एल्गी में पाई जाती हैं।
यूलोथ्रिक्स, माइक्रोस्पोरा आदि जलीय शैवालों में इनका निर्माण प्राय जल की कमी की स्थिति में होता है तथा इनमें कशाभिकाओं का अभाव होता है। जो तीसरे प्रकार के स्पोर्स हैं, जो तीसरे प्रकार के स्पोर हैं, जो तीसरे प्रकार के स्पोर हैं वो हैं हिप्नोस्पोर यानी कि सुप्त बीजाणु। कुछ एल्गी में अचल बीजाणु पानी की कमी होने पर अपने चारों ओर एक मोटी भित्ति बना लेते हैं और इस प्रकार के अचल बीजाणु सुप्त बीजाणु कहलाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये बीजाणु अंकुरित होकर नए पादप का या नए पौधे का निर्माण करते हैं। यानी जो बीजाणु अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लें वो बीजाणु कहलाते हैं सुप्त बीजाणु। तत्पश्चात जो चौथे प्रकार का बीजाणु है या चौथे प्रकार के जो स्पोर्स हैं जो कि एल्गी में बनते हैं वो कहलाते हैं चतुष्क बीजाणु यानी टेट्रास्पोर। पॉलीसाइफोनिया आदि कुछ शैवालों के द्विगुणित पौधे में अचल बीजाणु बनते हैं जिन्हें चतुष्फुलकीय टेट्रास्पोर कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, यानी कि ये टेट्राड कंडीशन में बनेंगे। ये 4 का बंच होता है और प्रत्येक ये टूटकर अलग होकर नया पादपकाय बना लेगा। यानी 4 का जो समूह है उसे हम चतुष्फलकीय कहते हैं। तो जब 4 स्पोर एक साथ इकट्ठे हों तो वो कहलाता है चतुष्की बीजाणु। ये बीजाणु अगुणित होते हैं तथा अंकुरित होकर अगुणित पौधा बनाते हैं। जो 5वें प्रकार का है वो है जनका बीजाणु यानी ऑटोस्पोर। इसमें कुछ एल्गीज में जैसे कि सिनेडेस्मस में सुप्त बीजाणुओं में बीजाणुधानी से मुक्त होने से पूर्व ही मात्र कोशिका में पाई जाने वाली सभी संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। ये बीजाणु आकार में मृत कोशिका मात्र कोशिका से कुछ छोटे होते हैं, इन्हें जनका बीजाणु कहते हैं। जो 6ठे प्रकार का स्पोर्स है वो है पामिला अथवा श्लेष्मावस्था। जब गड्ढों में या तालाबों का पानी सूखने लगता है तब अनेक शैवालों जैसे यूलोथ्रिक्स उदाहरण स्वरूप क्लेमाइडोमोनास, एनाबिना आदि की कोशिकाएं विभाजन करने लगती हैं। ये संतति कोशिकाएं एक दूसरे से अलग नहीं होती और इनकी कोशिका भित्ति एक श्लेष्मीय पदार्थ बनाती है जिसमें सभी संतति कोशिकाएं धसी रहती हैं। अगर हम चित्र से देखें तो यानी एक में ही सारी कोशिकाएं एम्बेडेड रहेंगी, ये पृथक नहीं होती। इस तरह से जो कॉलोनी बनती है यानी ये जो श्लेष्मीय आधार में जो सेल्स हैं वे इकट्ठी होकर एक पामिला अवस्था का निर्माण करती है। तो यानी अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये कोशिकाएं श्लेष्मीय पदार्थ से बाहर निकलकर चल अथवा अचल बीजाणु के रूप में कार्य करती हैं। तो इस तरह से ये पामिला अवस्था है। तत्पश्चात बात करते हैं हम 7वें तरह का जो बीजाणु है वो है निश्चेष्ट बीजाणु यानी एकाइनेट्स। कुछ नीलहरित तथा हरित शैवालों में कायिक कोशिकाएं भोज्य पदार्थ संचित करके मोटी भित्ति युक्त बीजाणु सदृश संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि जो कायिक कोशिकाएं हैं वो ही बीजाणु में परिवर्तित हो जाती हैं। इनके अंदर भोज्य पदार्थ संचित रहता है और ये मोटी भित्ति युक्त बन जाती हैं। इन संरचनाओं को निश्चेष्ट बीजाणु कहते हैं। अचल बीजाणु की तुलना में निश्चेष्ट बीजाणुओं पर जो है सदैव प्रोटोप्लास्ट के चारों ओर अतिरिक्त भित्तियों की परतें पाई जाती हैं, यानी कि ये थिक वॉल्ड होता है। और निश्चेष्ट बीजाणुओं का निर्माण जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की प्राप्यता तथा प्रकार से प्रभावित होता है। जो अंतिम प्रकार के बीजाणु बनते हैं शैवालों में वो हैं एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर, बहिर्बीजाणु और अंतर्बीजाणु। यानी कि जो सेल्स जो थैलस के अंदर जो बनते हैं वो कहलाते हैं अंतर्बीजाणु यानी एंडोस्पोर, और जो बाहर बनते हैं वो कहलाते हैं एक्सोस्पोर। यानी अनेक नीलहरित शैवालों में जो प्रोटोप्लास्ट है वो विभाजित होकर विशेष प्रकार के अचल बीजाणु बनाता है। इन्हें बहिर्बीजाणु व अंतर्बीजाणु कहते हैं। अंतर्बीजाणु निर्मित करने वाली कोशिका कुछ फूल जाती है तथा इसकी अंतर्वस्तुएं 3 तलों में उत्तरोत्तर विभाजित होकर 4 अथवा अनेक अंतर्बीजाणुओं का निर्माण करती है। और इसी के विपरीत जब सेल्स के बाहर जब बीजाणु
बने तो वो एक्सोस्पोर्स कहलाते हैं, और जब सेल्स के अंदर जो बीजाणु बनते हैं वो एंडोस्पोर्स कहलाते हैं। अब जो अंतिम और तीसरा रिप्रोडक्शन है वो है लैंगिक जनन, जिसमें कि डेफिनेट सेक्स ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। साइनोफाइसी वर्ग को छोड़कर, यानी जो नीलहरित शैवाल है उस वर्ग को छोड़कर शैवालों के शेष वर्गों में लैंगिक जनन पाया जाता है। विभिन्न वर्गों में जननांगों की संरचनात्मक व शरीर क्रियात्मक विशेषताओं तथा उसकी जटिलताओं के आधार पर शैवालों में निम्नलिखित प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। तो शैवालों में जो लैंगिक जनन है वो मुख्यतया 6 प्रकार का, या 6 अपन कह सकते हैं कि 6 टाइप्स का पाया जाता है। पहला है ऑटोगेमी, यानी कि स्वक युग्मन। स्वक युग्मन में एक ही पौधे अथवा एक ही कोशिका के 2 केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, यानी कि एक ही कोशिका, एक ही पौधे अथवा एक ही कोशिका के जो 2 न्यूक्लियस हैं वो संलयित होकर द्विगुणित केंद्रक बनाते हैं, यानी 2n जो इसमें न्यूक्लियस बन जाएगा। और ये सबसे सरलतम विधि है। इस क्रिया में केवल केंद्रक लयन होता है, यानी केवल न्यूक्लियस का फ्यूजन इनमें होता है। स्वयुग्मन में बाह्य जीनों, जो एक्सटर्नल जीन्स हैं, उनका समायोजन नहीं हो पाता, अतः इस प्रक्रिया से उत्पन्न पौधों में नए लक्षण नहीं आ पाते, क्योंकि एक ही सेल के जब 2 न्यूक्लियस बनेंगे तो इसमें नए जीन्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। एग्जाम्पल है डायटम्स। जो दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो है होलोगेमी, यानी पूर्ण युग्मन। अनेक एक कोश की शैवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, डुनेलिया आदि कुछ समय तक कायिक प्रवस्था व्यतीत करने के पश्चात स्वयं युग्मक के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि एक कोश की शैवाल जो है वो स्वयं ही, यानी ये एक कोश की शैवाल है, थैलस है, अब ये स्वयं ही गैमेट के युग्मक के तौर पे कार्य करेगा और ये कुछ समय तक युग्मक के तौर पे कार्य करता है, और फिर ये 2 कोशिकाएं जो हैं, जो हमने चित्र में बताई, इनके फ्यूज़न से ये एक एल्गी है, ये दूसरी एल्गी, तो ये स्वयं ही गैमेट, मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट के तौर पे काम करेगा, और इन दोनों के फ्यूजन से, इन दोनों के संलयन से जो है वो नया पादपकाय विकसित होगा। तो यानी कि एक जाइगोट फ्यूजन से एक जाइगोट बनाते हैं जो कि नया थैलस बनाएगा। जो तीसरे प्रकार का है वो है आइसोगेमी, यानी समयुग्मन। समयुग्मन जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है, एक ही समान, यानी एक जैसे ही 2 समान गैमेट्स का फ्यूजन जब हो तो वो समयुग्मन कहलाता है। यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास अनेक शैवालों के गैमेट्स बाहरी तौर पे समान होते हैं। वे प्राय गतिशील व कशाभिक होते हैं तथा उनमें दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो यानी कि जब बाहरी तौर पर एक ही समान 2 सिमिलर गैमेट्स का फ्यूजन हो, समान गैमेट्स का फ्यूजन हो, तो वो समयुग्मन कहलाता है, जो कि देखा गया है यूलोथ्रिक्स में और क्लेमाइडोमोनास में। जो चौथे प्रकार का है वो है शरीर क्रियात्मक एनाइसोगेमी, यानी कि कुछ शैवालों में युग्मक जो हैं आकार व आमाप में समान होते हैं, किंतु जो अंदर जो शरीर क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजी है वो उनकी भिन्न भिन्न होती है, यानी एक प्लस का काम करता है और एक माइनस का काम करता है। तो यानी कि ये दोनों अलग अलग फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट्स हैं और उनके संलयन से इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है। पांचवें प्रकार का जो है वो है एनाइसोगेमी। इस प्रकार के जनन में संलयित होने वाले युग्मक बाहरी तौर पे और आंतरिक तौर पे, यानी शरीर क्रियात्मक तौर पे और आकारिकी तौर पे दोनों लक्षणों में भिन्न होते हैं, और ऐसे युग्मकों को हम एनाइसोगेमिट्स कहते हैं। इसमें नर अथवा लघु गैमेट छोटे होते हैं और अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि स्त्री तथा गुरु युग्मक जो हैं अपेक्षाकृत बड़े व निष्क्रिय होते हैं। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी और दूसरा एल्गी है पेंडोरिना। जो छठे प्रकार का रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो है विषम युग्मता। ये सबसे एडवांस्ड या जो कहेंगे कि जो वास्तविक रूप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे हम ऊगेमी कहते हैं। इसमें अचल स्त्री युग्मक है जिसे अंड कहेंगे, और जो अगतिशील युग्मक है
नर युग्मक, उसे हम पुमणु कहेंगे। तो ऊगोनियम और एंथ्रोजॉइड, इन दोनों के फ्यूजन से जो रिप्रोडक्शन होता है वो वास्तविक तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और उसे हम ऊगेमी या विषम युग्मक कहते हैं, जिसमें एग बड़ा अगतिशील और नर युग्मक छोटा गतिशील, जिसे हम पुमणु भी कहते हैं। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन ऊडोगोनियम, कारा, वाउचेरिया, सरगसम, पॉलीसाइफोनिया आदि में देखा गया है। इसके साथ ही जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी है वो यहीं समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम जो पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन है यानी वर्णकों की उपस्थिति शैवालों में, उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।